हेलो एवरीवन, नेट कैट का वीडियो ट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। हम लोग उस क्वेश्चन के उस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक दो वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम कर चुके हैं, जिसमें शामिल है कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड IUPAC नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको अगर किसी IUPAC नाम कोई दिया हुआ है जटिल यौगिक का, तो आप उसका फॉर्मूला जो है किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये 5 एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और हर एक एग्जाम्पल का ये 5 पॉइंट जो है एज ए क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो है पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक, यानी कि एक ही जटिल यौगिक में जब 2 सेंट्रल मेटल प्रेजेंट हो तब वे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर या एक तरह से कहें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं या उसका नामकरण कैसे करते हैं। ये डिफिकल्टीज बच्चों के साथ आ रही है, तो उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है जो पॉलीन्यूक्लियर है। यहाँ पर हम लिखते हैं CO NH3 का होल 5, CO NH2 NH3 का होल 5, NO3 का होल 5। ओके, तो ये हमारा जो है वो आपका एक पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है वो है वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके दोनों भाग जटिल हों, जैसे Ag NH3 का होल 5 एंड Ag CN का होल 2। ये दो तरह के ऐसे जटिल यौगिक हैं जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या जटिल यौगिक का नामकरण या फॉर्मूला ये अलग अलग याद करने में इनको परेशानी हो रही है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऊपर वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसके बारे में। इसकी अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो लिगेंड के द्वारा किसी सेंट्रल मेटल को दिया जाता है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल को दिया जाता है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका ये एक आपका सेंट्रल मेटल है और ये दूसरा सेंट्रल मेटल है। तो बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि बच्चे मान लीजिए कि आप जनरली आप इसको जो भी जटिल जो भी लिगेंड हैं उनको जोड़ लें, उनके द्वारा दिए गए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ लें। मान लीजिए कि आपका ये मोनोडेंटेट है, ये 1 पेयर करता है और इसकी संख्या 5 है तो 5 पेयर यहाँ पे हो गया। और ये आपका मोनोडेंटेट है, 1 पेयर करता है और इसकी संख्या 5 है तो 5 यहाँ पे हो गया। और ये आपका डाइडेंटेट है, संख्या 1 है तो 2 पेयर यहाँ पे हो गया। तो टोटल हो गया यहाँ पे 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटल हैं तो एक की संख्या यानी कि एक सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो गया 6, क्योंकि आपने सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दिया 2 से और आपका आंसर आ गया 6। ये सही बात है, आपका आंसर यहाँ पे 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको परेशानी हो सकती है निकालने, क्योंकि यहां तो आपने ठीक है ये 5 जुड़ा हुआ है तो आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं, आपने निकाल दिया। लेकिन कभी कभी जो परेशानी होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट को जानना जरूरी है।
कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्चुअल व्यू से अगर हम लोग देखें तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट मींस द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि किसी लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या जो वह किसी सेंट्रल मेटल को देता है उसके साथ उप सहसंयोजन बंध बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, ये जानना है। तो यहां पे तो आपने हाफ कर दिया, सही है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी सेंट्रल मेटल के साथ कम लिगेंड जुड़े हुए हों और किसी के साथ ज्यादा लिगेंड जुड़े हुए हों, तो वहां पे आपका आंसर गलत हो सकता है, वहां पे वो इक्वली नहीं हो सकता, वहां पे आपका आंसर गलत हो सकता है मे बी। तो इसलिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और तब बताते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे हम लोग जान लेते हैं कि अगर इस तरह का जटिल यौगिक है जिसमें पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक है, तो इसमें एक लिगेंड ऐसा होता है जो दोनों सेंट्रल मेटल को जोड़ता है। क्या करता है? दोनों सेंट्रल मेटल को जोड़ता है। दैट मीन्स वह लिगेंड दोनों सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दोनों कोऑर्डिनेशन दोनों सेंट्रल मेटल। ओके, अब देखते हैं कि वो क्या है। ये आपका एक सेंट्रल मेटल हुआ और ये आपका दूसरा सेंट्रल मेटल हुआ। NH3 यहां पे है, ठीक है। फिर वहां भी आप यहां भी आप देख सकते हैं ऐसे लेकिन जौन साहब की सूता से नाप के लिए साहब देखिए बताइए आपको देख के बताया। ओके, ये 5-5 मान लीजिए कि ये इधर जुड़ गया और ये इधर जुड़ गया। ठीक है, आपका ये लिगेंड बच रहा है। एक चीज आप ध्यान दें यहाँ पे कि अगर सिर्फ आप ऐसे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों सेंट्रल मेटल के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा, यानी कि दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो आप कैसे कहिएगा कि एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो दोनों के बीच क्या संबंध है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इन दोनों को एक साथ जोड़ के रखे। तो वो एक लिगेंड होता है जिसको हम लोग ब्रिज लिगेंड कहते हैं, सेतु समूह कहते हैं। सेतु समूह यानी कि ब्रिज ग्रुप कहते हैं वो लिगेंड जो इस दोनों सेंट्रल मेटल से क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। और इस लिगेंड को हम लोग कहते हैं, इस लिगेंड को हम लोग कहते हैं ब्रिज लिगेंड कहिए, चाहे ब्रिज ग्रुप कहिए, चाहे सेतु समूह कहिए, एक ही बात है। तो ये लिगेंड जो दोनों सेंट्रल मेटल को जोड़ता है, यानी कि दोनों सेंट्रल मेटल को एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम लोग ब्रिज लिगेंड या सेतु समूह या ब्रिज ग्रुप कहते हैं, जो इन दोनों को बांधते हैं। अब हम गिनेंगे कि ये प्रत्येक सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है। वो हम लोग कैसे गिनेंगे? तो सीधे सीधे बात है, आप अगर इस फिगर की बात करें तो सीधे गिन लीजिए कि एक सेंट्रल मेटल जो है कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बना रहा है, इसका मतलब है कि उसको उतना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गिने तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। और यहाँ पे भी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। ये पांचों जो है मोनोडेंटेट है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। और ये जो ब्रिज समूह है वो हमेशा बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इसको और दूसरा पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इस तरह से आप कंसेप्चुअली
ये तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। तो कंसेप्चुअली अगर आप निकाले तो इस तरह से आप किसी भी जटिल यौगिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप जो है हमेशा इस तरह से जब दीजिएगा तो आपका आंसर हमेशा 100% करेक्ट होता है। यहाँ पे गलत की कोई संभावना नहीं होती। अब यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये तो बात हो गई कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब बात कर लेते हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, हमने आपको बताया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी सेंट्रल मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, यानी कि सेंट्रल मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये लिगेंड जो है, इन लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो क्या कहलाता है? कहलाता है उसका EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये जानने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि आपका सेंट्रल मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये जानना जरूरी है, या वो उसी फॉर्म में है जिसमें उसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जानने के लिए हमको निकालना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो इसको मान लेते हैं हम लोग x और इसको भी हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि दोनों का निकालो। इसका होता है 0 और इसका भी होता है 0। तो x और x हो गया आपका 2x प्लस 0। NH2 पे एक माइनस चार्ज आ जाता है तो -1 प्लस फिर 0 और प्लस NO3 पे होता है एक माइनस चार्ज तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि टोटल 2x -6 -1 -5 -6 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6/2, यानी कि x इक्वल टू 3। यानी कि आपका जो ये सेंट्रल मेटल है वो CO3 प्लस के फॉर्म में होता है, और CO3 प्लस के फॉर्म में होने का मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 24। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल इक्वल टू 24 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, तो एक सेंट्रल मेटल को 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, यानी कि 6 पेयर का मतलब हो गया 6 गुना 2 यानी कि 12, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 24 प्लस 12, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पे आपका होता है 36। तो 3 चीज हम यहां पे आसानी से निकालना सीख गए हैं। पहला कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालिएगा, दूसरा आपने ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे निकाल लिया। दोनों सेंट्रल मेटल को हम लोग x ले लेते हैं, यानी कि टोटल हमारा 2x हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा सिमिलर जो हमारा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं और निकल जाता है। उसके बाद हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। तो दोनों का चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे सेम आएगा, यानी कि दोनों का 36 होगा। ओके, तो यहाँ 3 चीज हम जान चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे इसका पॉली न्यूक्लियर जो जटिल यौगिक है उसका एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका IUPAC नाम अगर हम लोग देखें, IUPAC
नेम अगर हम लोग लिखें तो इसका रूल ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, जो पिछला वीडियो ट्यूटोरियल से है उसमें हम लोगों ने इसका रूल पे चर्चा की है, आप लोग बनाए भी होंगे मे बी। तो यहाँ पे अगर इसका पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक का नामकरण करें तो इसमें बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। इसमें एक चीज को आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको इस जटिल यौगिक में जो ब्रिज समूह होता है, जो सेतु समूह होता है, जैसे कि आपका ये NH2 यहाँ पे सेतु समूह है। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे हम लोगों ने जो वीडियो देखा, जस्ट पीछे जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उसमें देखा था कि ये NH2 ब्रिज समूह का काम कर रहा है, यानी कि दोनों सेंट्रल मेटल को जोड़ रहा है। तो इस ब्रिज समूह के आगे हम लोग म्यू जोड़ देते हैं और उसके बाद एक हाइफन दे करके तब फिर इसका नाम लिखते हैं। बाकी जो नामकरण है वो सेम होता है, यानी कि IUPAC रूल के अनुसार पहले हम लोग धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटे कोष्टक में रोमन अंक में दिखाते हैं और फिर हम लोग काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपका जो एमीन है उसकी संख्या 10 है, यानी कि हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे डेका एमीन। अब हम लोग ब्रिज समूह का नाम लिखेंगे म्यू हाइफन एमाइडो कोबाल्ट। इसकी जो आपने देखा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया था, और ये नाइट्रेट। क्योंकि जो काउंटर आयन होते हैं उसकी संख्या बताने की जरूरत हम लोगों को नहीं होती है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नाइट्रेट। तो आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखा जाता है कि जो ब्रिज समूह होता है उसके नाम के ठीक पहले म्यू लगा दिया जाता है और एक हाइफन लिख करके तब ब्रिज समूह का नाम लिखा जाता है। NH2 को हम लोग एमाइडो कहते हैं। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल का नाम है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, नाइट्रेट लिखा हुआ है। अब बात आती है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कोबाल्ट की संख्या 2 है। तो आप यहाँ म्यू से पहचान सकते हैं कि ये एक पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक है, और जब पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक है तो यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा उसकी संख्या होगी ही। ओके, तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि तीसरा IUPAC नेम से हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला की जहां तक बात आती है, फॉर्मूला में पहले ही बताया गया था कि फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि डेका एमीन म्यू एमाइडो कोबाल्ट, कुछ नहीं करना है, काउंटर आयन उधर लिखा हुआ है, चूंकि काउंटर आयन पहचान रहे हैं तो काउंटर आयन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेका एमीन। चूंकि एमाइडो कोबाल्ट है तो CO लिखेंगे, NH3 का होल 5 लिखेंगे, फिर हम लोगों को यहाँ चूंकि दूसरी बताने की जरूरत नहीं है, तो म्यू है, फिर हम लोग NH2 लिखेंगे, चूंकि एमाइडो है तो NH2 लिखेंगे, फिर हम लोग एक सेंट्रल मेटल लिखेंगे और फिर इसको हम लोग हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर 5 और यहाँ पे हो जाएगा NO2। चूंकि NO2 की संख्या नाम में नहीं दी जाती है तो इसलिए प्रेडिक्ट करना जरूरी होता है। कैसे हम लोग करेंगे, तो हमने आपको कहा कि जो जटिल यौगिक होता है, जो आपका जटिल यौगिक होता है उसके चार्ज से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो चार्ज आता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या होगा एक तरह से। तो यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले N प्लस माइनस NO2 को हम लोग एक बार साइड कर देते हैं, NO3 को, और यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस N निकाल लेना होता है पहले। तो प्लस माइनस N निकालने के लिए हमको इसका मालूम है कि 3 होता है, इसका मालूम है कि 0 होता है, फिर इसका मालूम है कि आपको 3 होता है, इसका हम लोगों को मालूम है कि -1 होता है, प्लस फिर 0 इक्वल टू प्लस माइनस N। तो इसको हम लोग निकाले तो 6 - 1 इक्वल टू प्लस माइनस N, यानी कि 5 इक्वल टू प्लस माइनस N। और चूंकि ये प्लस में है और आपका NO2 जो होता है इसका होता है -1, ये माइनस में होता है तो प्लस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और यहाँ 5 से हम लोग क्रॉस कर देते हैं NO3 में,
और 1 से क्रॉस कर देते हैं इसमें, यानी कि जो फाइनल आपका होता है वो यहाँ पे आपका NO3 जो होता है उसकी संख्या यहाँ पे 5 हो जाती है, क्योंकि यहाँ 5 के वहां पे क्रॉस किया जाए। तो इस तरह क्रॉस करके आप जो है इस नाम से, दिए गए नाम से आप फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम देखते हैं अब आपका अगला एग्जाम्पल। तो दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें आपके दोनों भाग जो है यहाँ पे वो जटिल है, NH3 का होल 2 और आपका AgCN का होल 2। आप जो शुरू में हम लोगों ने वीडियो डाला था वहां पे गलती से हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिख दिया था, तो वो 5 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। तो AgNH3 का होल 2 और AgCN का होल 2, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं आती है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आप यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालते हैं तो वहां पे आपको दोनों को एक साथ देखना पड़ता है और फिर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर देखें तो इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोनोडेंटेट है और इसकी संख्या 2 है, यानी कि आपके सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। और इसका भी, ये भी मोनोडेंटेट है, इसकी संख्या 2 है, तो इसका भी आपका मोनोडेंटेट जो क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये यहाँ पे 2 हो जाता है। अब बात आती है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको दोनों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं x + 0, इसको भी हम लोग ले लेते हैं साथ में ही, प्लस फिर x और +-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 0। ये आपका धन भाग है और ये आपका ऋण भाग है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0, यानी कि आपका 2x = 2, यानी कि x = 2/2 यानी कि 1। यानी कि Ag जो होगा यहाँ पे वो आपको +1 के फॉर्म में यहाँ पे होगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे +1 के फॉर्म में आता है। तो Ag +1 का मतलब हो गया कि 47 - 1 यानी कि 46 इलेक्ट्रॉन इसके पास इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 46 इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये +1 के फॉर्म में है, एक सिल्वर। अगर अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग निकाले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल and number of ligand present in central metal plus number of ligand donated by number of electron donated by ligand। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लिगेंड हो गया आपका 46, प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल हो गया आपका 46, प्लस कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आया था वो 2 आया था, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जा रहे हैं। तो 46 + 4, यानी कि दोनों का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पे होगा वो होगा 50। तो यहाँ पे 50 जो होगा ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पे सिल्वर का, अर्जेंटेट का। यहाँ पे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 50, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीजें देख ली है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 2 था, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमने देखा कि Ag+ के फॉर्म में आया और इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 50। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा और फिर हम लोग उस IUPAC नेम से इसका फॉर्मूला जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखे तो अब IUPAC नेम हम दोनों का अलग अलग लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन सा धनात्मक भाग है और कौन सा ऋणात्मक भाग है। पहचानने के लिए यहाँ आपका यहाँ जो लिगेंड है वो निगेटिवली चार्ज है, तो ये यहाँ पे बेसिकली आपको निगेटिवली चार्ज होता है, आपका निगेटिव पार्ट होगा। दूसरी बात हम लोगों ने बताई थी कि किसी भी जटिल यौगिक में जो दाएं साइड होता है, जो बाएं साइड होता है वो आपका धनात्मक होता है, जो दाएं साइड होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। पहचानने के लिए आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग अगर नामाकरण करें तो दोनों का हमने कहा कि अलग अलग करते हैं।
शुरू में हम लोगों ने कहा कि जो आपका रूल है वो कहता है कि पहले हम लोग धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, फिर ऋणात्मक भाग का लिखते हैं। तो अगर धनात्मक भाग का नाम हम पहले लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे डाई एमीन सिल्वर, क्योंकि ये धनात्मक भाग है तो इसलिए जो इसका नाम है सिल्वर वही हम लोग लिखेंगे। इसका जो लैटिन नेम है उस लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अगला जो है यहाँ पे आपका फिर से हम लोग लिखेंगे डाई साइनो, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग ओ जो है सफिक्स के रूप में हम लोग यहाँ पे ओ लगा देते हैं। और यहाँ पे चूंकि ये निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग इसका लैटिन नाम लिखते हैं। आप रूल के अनुसार, रूल जो है आईयूपीएससी लोन का वीडियो जो है आप देखे हो तो आपको याद होगा, इसका निगेटिवली चार्ज अगर हो, आपका जो जटिल भाग अगर निगेटिवली चार्ज हो तो वहां पे सेंट्रल मेटल का नाम लिखते समय हम लोग सेंट्रल मेटल का लैटिन नाम लिखते हैं और उसके साथ ATE सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे अर्जेंटेट, और इसका छोटे कोष्टक में इसका हम लोग जो है वो इसका रोमन लेटर में आपका जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिखा दें। तो ये आईयूपीएससी नाम हम लोग देखे कि आप अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक भाग का नाम यहाँ पे हम लोग अलग अलग लिखे। ये आपका यूपीएससी नेम है। अगर आप लोग वीडियो, हमारा रूल्स वाला जो वीडियो है अगर देखे हो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चूंकि दोनों अब अलग अलग है तो आप आसानी से दोनों का निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे डाई एमीन सिल्वर तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ऐसा अगर लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि डबल सेंट्रल मेटल, डबल जटिल भाग है यहाँ पे। तो डाई एमीन सिल्वर यानी कि सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख दें, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होती है। सीधे सीधे आपको लिखने है डाई साइनो अर्जेंटेट, यानी कि आपको AG जो है वो यहाँ पे CN जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फाइनली आपका जो है फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है और आपको जो है आपका आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो ये आपका जो बेसिक प्रॉब्लम था, ऐसे का क्वेश्चंस में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डाला बच्चों के लिए कि इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपका जो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी किसी और बच्चे को किसी दूसरे क्वेश्चन में परेशानी हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। और वैसे बच्चे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो हम लोग केमिस्ट्री का फिर अगला वीडियो जो है जिसमें हम लोग जटिल यौगिक की समावयवता हम लोग का अगला वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगला वीडियो जो हमारा होगा। तो इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले।